हो सरकारी बाबू, काहे भैला बेकाबू, चेहरा पे पेंट लगा के अब इतना ना उड़ा राजा। देखिए कि लड़की को पढ़ाने के लिए मतलब उतना सपोर्ट नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, बट शादी करनी है, दहेज होगा तो पिताजी अपना जमीन बेच देंगे, अपनी एफडी तोड़ देंगे। अभी भी हमारे क्षेत्र में स्पेशली कला को लेके इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, जो कि सच बात है। माहौल हमारे फैमिली में संगीत का हमेशा से था, पर पापा को भी बहुत शौक था, दादाजी भी गाते थे, बुआ लोग भी सीखती थी, जो एजुकेशनली साइड से म्यूजिक सिखा जाता है, बट किसी ने प्रोफेशनली ऐसा नहीं किया। जो मैं ही पहले हूँ अपने परिवार में जिसने संगीत को एज अ करियर चूज किया, नहीं तो बाकी सारे इंजीनियर, डॉक्टर, सीए हैं और हम लोग बिहार वाले हैं, ऊपर से कायस्थ हैं, तो थोड़ा सा होता है, पढ़ाई लिखाई वाला ज्यादा सीन होता है। ऑल्दो हम भी अच्छे थे पढ़ाई में, बट पर पता नहीं भगवान की अलग मर्जी थी, कृपा थी माँ सरस्वती की। तो मेरे फैमिली में संगीत था, बट किसी ने प्रोफेशनली नहीं किया था। बट मेरे मम्मी पापा को बड़ा शौक था कि कोई भी मेरा बेटा या बेटी हो तो पढ़ाई के साथ साथ एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में एक्टिव हो। तो लकीली मेरे अंदर वो चीज बचपन से ही था कि मुझे संगीत, डांस बहुत पसंद था। तो मम्मी पापा को पता होता है कि अगर मेरा बेटा बेटी गाता है तो सब परिवार के सामने बोलते कि अच्छा बेटा जरा गा के सुनाना, डांस दिखा के करना। तो बच्चे शर्मा जाते थे, बट मैं चाहती थी कि मम्मी पापा मुझे बोले और मैं बस शुरू हो जाऊं अपने फैमिली फंक्शंस में। तो ऐसा रहा। और फिर मैंने एक्चुअली अपनी शुरुआत जो है वो डांस से की। पहले मैंने भरतनाट्यम सीखा 6-7 महीने, तो फिर मैंने कथक सीखा, लगभग 1.5-2 साल कथक सीखी प्रॉपर। तो ऐसे ही एक कंपटीशन आया जिसका डांस क्लास के सामने पैम्फलेट ऐसे लोग बांट रहे थे, तो मेरे पापा ने वो ले लिया। तो उस कंपटीशन का नाम था सुर तरंग। तो वो नॉन फिक्शनल होता था, जो कि टीवी पे नहीं आता था, बट लोगों में बहुत प्रचलित था और पूरे इंडिया से उसमें अलग अलग तरीके की कैटेगरी के लोग आते थे, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर। तो मैंने ऐसे ही खेलते हंसते में ऑडिशंस दे दिया और मेरा हो गया सिलेक्शन स्टेट लेवल पे। तो जब मैं पहली बार स्टेज पे गई तो पता नहीं वो सरस्वती माँ की कृपा थी कि मैंने बड़ा सुर में गाया, जबकि मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या स्केल क्या होता है, सारेगामापा से क्या होता है, मैंने बस गा दिया। तो सिलेक्शन हो गया। फिर हम लोग दिल्ली गए और ये बात है 2007 की। फिर मैं दिल्ली गई, वहां पे फिर मैंने दूसरे राउंड के लिए परफॉर्म किया। तो डेफिनेटली नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर जो बच्चे लोग थे, दिग्गज थे, सीख रहे थे, मैं बिल्कुल नॉन म्यूजिकल। तो उधर से आने के बाद फिर मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे डांस तो हमेशा पसंद रहेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि यही मेरा सब कुछ है, संगीत से ही मुझे सब कुछ मिल रहा है और मुझे लगता है कि मैं इसमें ही अपने आप को देखना चाहूंगी। तो बस क्या, मेरे मम्मी पापा तो चाहते ही थे कि भले वो मुझे बोले नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इच्छा थी कि प्रिया गाना गाए। तो वो चीज हो गया, उनका मैनिफेस्टेशन, उनका जो भी कह सकते हैं, उनकी जो एक वो थी वो पूरी हो गई। और फिर 2007 से फिर मैंने प्रॉपर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखने की शुरुआत की। परिवार में तो चर्चा करने की बात ही नहीं है। बीइंग अ लेडी एंड वुमेन तो ठीक है, बट बीइंग आप जिस उस जगह से आते हो, मैं बिहार से आती हूँ, मैं मिथिलांचल से आती हूँ, मैं अभी यहाँ पर मुंबई में रहकर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ। और हर एक स्टेट की अपनी अपनी अपना इतिहास है, अपनी खूबसूरती है। हमारे बिहार की भी है, चाहे वो रिचुअल्स में हो या गीत संगीत की बात करें, बहुत कमाल का इतिहास रहा है। तो सच कहूँ तो मैं अभी 2-3 सालों से अपनी मातृभाषा पर काम करना शुरू किया है। मैंने जब हम आगे बातचीत करेंगे तो उसके दौरान बताएंगे कि जब हम मुंबई शिफ्ट हुए थे 2017 में, तो हमने एक रियलिटी शो किया था, ओम शांति ओम, जिसकी मैं उपविजेता रही थी। और वो इंडिया का पहला स्पिरिचुअल रियलिटी शो था जिसमें भक्ति गाने और थोड़े बहुत फोक गानों के रिक्रिएशन होते थे। तो वहां से मुझे बड़ा ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुआ। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि क्योंकि क्या होता था कि जब मैं गाती थी ना, तो लोग मुझसे बोलते थे कि अच्छा तुम तो बिहार की लगती ही नहीं है, तुम बिहारी हो क्या? तो उनको लगता नहीं था, अरे तुम तो बोलती हो तो लगता ही नहीं है कि तुम बिहार से हो।
तो मुझे बड़ा लगता था कि अब गमछी वमछी तो हमेशा बांध के नहीं रहेंगे, या पान तो नहीं खाते रहेंगे कि पता चले कि हम बिहारी हैं। तो खैर हम उतना रिएक्ट नहीं करते थे, बट स्टिल मुझे था कि नहीं, मैंने ये अपना बिहार नहीं है जो लोगों ने आज जो कुछ सालों से ये जो अश्लीलता फैल रही है, या जिस तरीके के गाने बनाए जा रहे हैं जो किसी ना किसी संबंध को टारगेट करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से बड़ा था कि पता नहीं, मैं इसको कम तो नहीं कर सकती, बट अपनी कोशिश जरूर कर सकती हूँ, उस काम की संख्या को जरूर बढ़ा सकती हूँ। तो जब ऐसे मैथिली में काफी मेरे कुछ गाने वायरल हुए, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इसमें भी बनाइए। तो मेरी इच्छा थी कि मैं मिथिलांचल से हूँ, बट मैं पूरे बिहार को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मुझे ये चीज करना चाहिए। तो वही पारंपरिक गीत मैंने सुनते आई थी हमेशा से, जो शादियों में गाया जाता है। तो मुझे लगा कि इसको हम बनाते हैं, और एक पता नहीं कितना कम हो पाएगा, बट कुछ तो असर होगा, बट लिटरली मुझे पता नहीं था कि इतना असर होगा। और विद इन अ वीक ये बहुत ज्यादा इसका प्रभाव कमाल का पड़ा है। तो लोग यही कह रहे हैं कि ये हमारा असली बिहार का संगीत, ऐसा होना चाहिए, इसको कहते हैं फ्यूजन करना है तो ऐसे करिए। सिर्फ भाभी या ये जो शब्द यूज होते हैं, ढोड़ी, ये पता नहीं क्या क्या ये लोग करते रहते हैं, ऑटो ट्यूनर को यूज नहीं करते, ऐसा लगता है ऑटो ट्यूनर इनको यूज कर रहा है बेसिकली भोजपुरी में। तो जैसा कि आपने भी कहा कि ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, हो रहे हैं काम, बट वो हाईलाइट नहीं हो पा रहे, वो छिप के रह रहे हैं, क्योंकि इन अश्लीलताओं की जो संख्या मात्राएं हैं, बेसिकली संख्या है, वो बहुत ज्यादा है। हर दिन अलग अलग गाने अजीब अजीब तरीके से, चाहे वो बड़े इनके स्टार्स हो या जो भी हो, पता नहीं, मतलब ऐसे हैं जो चर्चा भी नहीं किया जा सकता। मैं भी ये म्यूजिशियन अपने म्यूजिशियन लोगों से बोल सकती हूँ, क्योंकि वो एक टेक्निकल है, फैमिली के सामने तो बोल भी नहीं सकते, ऐसा है। तो दुख होता था, बट मुझे था कि ठीक है, आई एम नो वन टू जज और कमेंट, मुझे अपना अच्छा करना है, मुझे अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा लाना है, क्योंकि अगर अच्छा नहीं होता तो शायद ये ट्रेंडिंग में नहीं होता, या जो भी मेरे गाने, ये लगातार मेरा चौथा या पांचवा रीजनल सॉन्ग है जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड में गया है। तो कुछ तो बात है, या कुछ तो लोग सच में ये सुनना चाह रहे हैं, तभी ये हो पा रहा है। एक साल पहले हम गांव गए थे, बहुत समय से गांव नहीं गए थे, तो एक लकीली हमारा शो आ गया था, तो मेरे गांव के थोड़ा आसपास था। तो जब हम लौट रहे थे, तो वहां पे ऐसे हम रैंडम एक ऐसे घर में चले गए थे, ऐसे थोड़ा बहुत शहर से आते हैं, टिपिकल गांव में जाते हैं, तो थोड़ा फोटोग्राफी करने का बड़ा शौक होता है, ऐसे पुराने से घर, वो मट्टी का जो चूल्हा वगैरह होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं चली गई ऐसी खुश थी। तो वहां पे कुछ आंटी लोग बैठी हुई थी जो मेरा गाना सुनती थी, वो गाँव की। तो फिर हम ऐसे ही हाथी ले ले घोड़ा ले ले, बहुत बचपन में ऐसे ही सुनते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन है, गाया जाता है, दहेज की जब डिमांड होती है तो चाची दादी लोग जो गाती है, तो उनके साथ बैठ के हम ऐसे वीडियो बना दी थी रैंडम, हाथी ले बैग घोड़ा, सब ऐसे घूंघट ओढ़ी हुई थी। तो वो हम इंस्टाग्राम पे डाल दिए थे, तो काफी अच्छा वो चला गया था। वो 1-1.5 साल पहले की बात है, ऐसे रैंडम डाल रहा था। तो मैंने इसको सोचा कि यार, जब हम मैथिली में पुराने गानों को ऐसे रिक्रिएट करें, इसको करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये गाना भी पारंपरिक है, और इसका एक सोसाइटी में एक वो भी जाएगा, मतलब ये किसी मुद्दे के ऊपर है, बेसिकली दहेज के ऊपर है। तो ये एक दहेज के खिलाफ एक एंथम भी बनेगा, लड़कियों का एंथम बनेगा। तो फिर इससे इसकी शुरुआत हुई, और फिर हम जब अपनी म्यूजिशियंस टीम के साथ बैठे, अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ बैठे, तो हमने ऐसे ऐसे किया कि आधुनिक तरीके से इसको कैसे ब्लेंड कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट में एकदम स्टाइलिश, आप जब गाना सुनी होगी, अगर आपको आपने देखा होगा कि हमने शब्द रखे हैं ठेठ, बट गायकी में थोड़ा अंदाज बदल के, और फिर जब हुक शुरू होता है तो ऑथेंटिक, जैसे चाची दादी बैठ के गाती है हाथी लेवे घोड़ा लेवे, तो वैसे ही फिर इसको किया। ए हो सरकारी बाबू, काहे बैला बेकाबू, चेहरा पे पेंट लगा के अब इतना ना उड़ा राजा, हम हो पापा के रानी, पटना से पढ़ल बानी, अब ये रिपोर्ट लिखा के तो के चखाई बहुत मजा, करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में,
फिर जिटबी जदि मंगवाना गेज में लगाए चार डंडा, दिमाग हो मैं ठंडा लगाए चार डंडा, हाथी लेबे घोड़ा लेबे लेबे हीरो हंडा, लगाए चार डंडा, दिमाग हो बे ठंडा लगाए चार डंडा। मुझे देखिए, डेफिनेटली हम लड़के हैं तो थोड़ा लड़कियों की तरफ हमारा पक्ष ज्यादा होगा। मुझे लगता है बहुत सारे, जब हमने रिलीज किया था बड़े कमेंट्स आए हैं जिसपे हम आने वाले टाइम में कुछ बोलेंगे, बट इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, डेफिनेटली एक रेट फिक्स हो गया है। जैसे मैंने इसमें लिखा भी है, 20 मांगे बीडीओ, 25 मांगे सीओ, ऐसे करके। तो डॉक्टर्स हैं ये। मुझे लगता है कि कुछ भी हो, ये दहेज की प्रथा जो है वो समाज का बड़ा ये बहुत अभिशाप है। जैसे गंदी तालाब में, उसमें जो कहते हैं ना मछली आती है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही दहेज भी जो है वो समाज की उसी गंदी मछली जैसा है। स्पेशली अपने तरफ बहुत ज्यादा है। बहुत मैंने देखा कि एजुकेटेड लोग में उतना ज्यादा नहीं है, बट जिनको एजुकेशन की कमी है, स्पेशली गांव घर में, अभी भी आप देखेंगे कि लड़की को पढ़ाने के लिए मतलब उतना सपोर्ट नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, बट शादी करनी है, दहेज होगा तो पिताजी अपना जमीन बेच देंगे, अपनी एफडी तोड़ देंगे। तो ये एक चीज है कि बड़ा होता है, और लड़कियों पे हमेशा होता है कि दहेज देके तुम्हारी शादी की है, तुम इसके योग्य नहीं थी। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो मुझे लगता है कि योग्यता के आधार पर शादी होनी चाहिए, ना कि एक रेट फिक्स करके, और ना कि जो लड़कों की डिमांड होती है कि आप इतना दे दीजिए तो ये, और कुछ नहीं मिलता है तो फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। हम हर दिन न्यूज देखते हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले न्यूज देखा कि यूपी का ही था कि वही कार मांगा था, कार नहीं मिला दहेज में तो उसने गोली मार दी। तो ऐसे बहुत सारी लगातार अपने सोसाइटी में बहुत ही इसका खराब प्रभाव जाता है, जिसकी वजह से लड़कियां मजबूर हो जाती हैं, कुछ सुसाइड कर लेती है, किन्हीं का व्यवहारिक जीवन अच्छा नहीं होता, किन्हीं को जिंदगी भर ताना सुन के रहना पड़ता है, उनका मेंटल स्पेस, मेंटल स्थिति सब खराब हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा अभिशाप है, और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि ये तुरंत खत्म होगा, क्योंकि बहुत जमाने से चला आ रहा है, बट एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं। जब शहर में बहुत सारी चीजें सुधरी हैं तो गांव में भी सुधरेंगी। तो किसी ना किसी को इनिशिएटिव लेना होगा, और मेरे अंदर संगीत का मुझे माध्यम चुना गया है, तो मैंने लिखा भी था कि दहेज के विरुद्ध म्यूजिकल युद्ध। तो इसके वजह से मैं एक एंथम बनाना चाह रही थी, और लड़कियां जिस तरीके का इस पर रिस्पॉन्स कर रही हैं, सबने सच में इसको अपना एंथम बनाया है, और सब लिख भी रही हैं कि अब कोई दहेज बोलेगा तो उसको ऐसे हम बताएंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ तो पॉजिटिविटी हो, बाकी आगे देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। देखिए, जो अपना इंडियन स्टाइल है वो एक, जैसे अब फिक्स हो गया है कि आप जब आते हैं स्क्रीन पर तो आपको एकदम यू हैव टू हैव अ गुड फिगर, और एकदम अच्छा दिखना, पहनना उस तरीके का। मैं डेफिनेटली दैट इज द डिमांड ऑफ द वर्क। जैसे हम सिंगिंग करते हैं तो हमें भी डेली रियाज होता है। अब तो खैर 2-3 दिन छूट जाता है, बट जब सीखते थे तो एक रूटीन होता है जो मेंटेन करना पड़ता है, और क्योंकि चमक धमक ग्लैमर वर्ल्ड है तो वो चीज दिखाना पड़ता है। बट मुझे लगता है कि ठीक है, मेरा जो है वो बेसिकली वॉइस का काम है, बट हाँ, आज का सिंगर भी परफॉर्मर बन गए हैं और उनको भी मेंटेन करना पड़ता है। मुझे भी कभी कभी इन चीज का सामना करना पड़ता है, बट मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान नहीं देती। मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपका टैलेंट मैटर करता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में बोलती हूँ कि हमारी जो देश की सबसे बड़ी महान, जिनको हम सरस्वती माता का रूप कहते हैं, लता माँ, वो कोई ग्लैम, उनमें कोई ग्लैम नहीं था। सिंपल सी 2 चोटी करती थी, साड़ी प्यारी सी पहनती थी। तो उनकी कला ने उनके उनके उनका जो पहनावा था, दिखावा था, उसको सब हटा दिया, और लोगों ने उनकी आवाज पे फोकस किया, आवाज को सुना। तो उनका जो पहनावा था उसको ही लोगों ने क्यूट बोलने लगे, कितनी क्यूट लगती है।
तो वो एक सोच है जो पता नहीं, इस पे ज्यादा बोलना सही नहीं होगा। मैं सपोर्ट भी ज्यादा नहीं कर रही हूँ बट इसको वो भी नहीं कर रही, बट मुझे लगता है कि कुछ भी हो, टैलेंट अगर है तो वो ज्यादा लोगों को दिखता है। आज लोग अगर तारीफ कर रहे हैं तो डेफिनेटली बोल रहे हैं कि कलक सी आवाज है। मेरी अगर मैं बात करूं, मैं कैसे दिखती हूँ या मेरा क्या बॉडी टाइप है, वो उतना मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि मैं फिट नहीं होंगी, वो भी जरूरी है मेरे खुद के लिए, मेरे खुद के मेंटल पीस के लिए, जैसा आपने कहा। तो वो इट्स अ पार्ट, इट्स अ ह्यूमन बॉडी, इट कीप्स चेंजिंग। कुछ महीने पहले मैंने काफी अच्छा कर लिया था बट कुछ हेल्थ इश्यूज होते रहते हैं, और लड़कियों का तो आपको पता ही है बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ठीक है, वो भी जरूरी है, बट मुझे लगता है कि सिर्फ उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। जो आप में योग्यता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आप अपनी योग्यता से, आप अपने टैलेंट से किस तरीके का प्रभाव समाज में छोड़ रहे हैं, पॉजिटिवली तरीके से। दैट इज व्हाट मैटर्स फॉर मी। जितने भी हम कलाकार हैं ना, कुछ भी तबीयत खराब हो, लेकिन जैसे हमारे हाथ में माइक आता है ना, और जब हम ऑडियंस को देखते हैं, एक अलग सा, सच में बता रही हूँ, इसको कहते हैं रियल लाइफ मैजिक। अगर कोई पूछे मुझसे कि तुमने जादू होते हुए देखा है, तो मैंने देखा है। मुझे कुछ सालों से स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, बैक का एक बहुत बहुत खराब ये बीमारी होती है, जिसमें आपको पूरे बॉडी में ऐसा करंट सा लगता है, बहुत पेन होता है बैक में। तो मुझे है, बट ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे शो के टाइम कि मैं मतलब ऐसे भी मूव नहीं कर पा रही हूँ, और फिर कैसे कैसे रेडी हो रही हूँ, और दो लोग मुझे उठाकर स्टेज के पास लेके जा रहे हैं, और जैसे ही अनाउंस होता है कि अब आ चुकी है प्रिया मलिक, तो पता नहीं वो एक सेकंड में ऐसा क्या होता है कि जो लड़की 1 घंटे पहले उठ नहीं पा रही है, वो ऐसा 4-6 इंचेस का हील्स पहनकर और स्टेज पर 2.5 घंटे परफॉर्म कर रही है। तो वो पता नहीं, एक सच में ये कृपा है, ये जादू है। आप बहुत सारे कलाकारों की स्टोरी सुनेंगे, उनको 102 बुखार है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि गला नहीं खुल रहा है बट शो आ गया और हमने कमिटमेंट कर दिया। तो पता नहीं अचानक से जिस समय गले से ऐसी से आवाज निकल रही है, आप स्टेज पे जाते हो और आप दहाड़ देते हो। तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो आई थिंक वो भगवान की कृपा होती है कि मैनेज हो जाता है, वो करवा देते हैं। थोड़ा सा कष्ट देते हैं बट दूर भी वही करते हैं। मेरा संगीत के साथ साथ थोड़ा सोशली भी बहुत ज्यादा लगाव है। तो मैं चाहती हूँ, एक तो मेरे अंदर ये है कि बड़ा इंडिपेंडेंट होने का ना मेरे अंदर बहुत ज्यादा जुनून सवार है। जैसे मैंने अपने परिवार को 16-17 से मैं इंडिपेंडेंट हो गई, तो मेरा है कि मैं अपने थ्रू एक मैसेज दूं कि अगर बिहार की लड़की निकल कर यहाँ मुंबई जैसे शहर में एक स्टैब्लिश होने के प्रोसेस में है, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी हमारे क्षेत्र में स्पेशली कला को लेके इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, जो कि सच बात है। अभी हम जैसे कुछ कलाकार निकले हैं, तो पेरेंट्स ने आर्ट्स को एज अ करियर ऑप्शन मानना शुरू किया है, वो भी बहुत कम रेशियो में। तो पहला तो ये है कि मैं पहले खुद को मैं उस लेवल पे जाना चाहती हूँ कि मैं इतनी बड़ी बनूं कि लोग बोले कि जब प्रिया दी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मम्मी पापा, हम भी बिहार से निकलकर अपना आगे कला के क्षेत्र में भी अगर आगे बढ़ सकते हैं। ऑल्सो ठीक है, सबकी अपनी डेस्टिनी और कर्म होता है, बहुत सारे लोग नहीं निकल पाते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो भी आप में टैलेंट है, चाहे वो पढ़ाई से लेकर किसी भी चीज का हो, अपने स्किल्स को पहचानिए और पहले खुद पे डिपेंडेंट होना सीखिए। कभी किसी पर डिपेंडेंट मत होना, ये मेरा बहुत बड़ा मैसेज है सारी लड़कियों को, ना कि केवल बिहार की, जितनी भी लड़कियां हैं स्पेशली जो रूरल एरियाज में है, कि एक बार लाइफ में खुद को मौका जरूर दो, और खुद के बल पर एक बार जिंदगी जियो। उसका जो मजा है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो पूरे लाइफ टाइम में नहीं, कभी नहीं आएगा, किसी चीज में नहीं आएगा। चाहे वो अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट हो, या आने वाले टाइम में जब एक समाज में है कि शादी होती है तो हम अपने पति पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसको मैं बड़ा सपोर्ट नहीं करती हूँ। एक बार लाइफ में कुछ भी करना, बट अपने स्किल्स को जान के अपने ऊपर एक बार काम करके खुद की जिंदगी जीना, वो आपके लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होगा, ट्रस्ट मी। किया जो मिथिला नगरी आने सकिया, आजो मिथिला नगरी आने सकिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का
कमाल सखिया, जेकरा लागी जोगी मुने जप तप कैले, से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले, कि आज लोढ़ी से सिकाई उनके गाल सखिया, आज लोढ़ी से सिकाई उनके गाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।